नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हमारे प्रोग्राम के 3 टॉपिक हैं हस्बे कायदा, लेकिन सबसे पहले इस चीज की खबर लेना जरूरी है कि हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तानी हुकूमत और ज़राए इब्लाग की तरफ से पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से जो महज 8 F-16 लड़ाका तैयारे देने का फैसला हुआ है, जो अभी मिले भी नहीं है, उस पर इतना जो शदीद रद्द अमल हो रहा है, इतना जो वाविला मचाया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान में अमेरिका के सफीर रिचर्ड वर्मा, जो खुद हिंदुस्तानी नजाद हैं, हिंदुस्तानी और कैनेडियन नजाद हैं, उनको बुला के हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने 45 मिनट तक झिड़कियां दी हैं और कहा जा रहा है कि वाशिंगटन में भी शदीद प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसकी क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसने बाकायदा तौर पर अपने ताज्जुब का इजहार भी किया है। इस सूरत हाल को समझने के लिए कि ये मसला महज ये है कि क्या ये 8 F-16 तैयारे जो हैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बैलेंस ऑफ पावर है, एयरफोर्स का, एयर पावर का बैलेंस ऑफ पावर है, उसको बदल देते हैं, या हिंदुस्तान की कोई ऐसी लार्जर सियासी हिकमत अमली है, वजूहात हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट पाकिस्तान के साबका एक्स एयर मार्शल जनाब शाहिद लतीफ साहब। और नाज़रीन आपको ये बताता चला जाऊं कि शाहिद लतीफ साहब न सिर्फ ये जो F-16 तैयारे हैं जिसका इस वक्त झगड़ा है, जब ये डील हुई 2006 और 2008 में, तो एयर मार्शल शाहिद लतीफ जो हैं वो इस डील को कराने का उसमें वो उस डील में शामिल थे, उसका हिस्सा थे, उसको सुपरवाइज उन्होंने किया। और इसी तरह से जो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 जो चाइना के साथ पाकिस्तान ने बाहमी इश्तराक से बनाया, उसके भी जो प्रोजेक्ट इंचार्ज रहे हैं, प्रोजेक्ट हेड रहे हैं शाहिद लतीफ साहब। शाहिद लतीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद लतीफ साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप इन दोनों जो हमारे जो मेन स्टे है पाकिस्तान एयरफोर्स का, F-16 से भी और जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 से भी आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, खुद आप F-16 के पायलट रहे हैं। आपको क्या समझ आती है कि महज 8 तैयारों के ऊपर हिंदुस्तान जो वाविला मचा रहा है, जो शोर मचा रहा है, जो इतना रेटरिक बिल्डअप किया गया है, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, एक तरह से तो मुझे खुशी महसूस हो रही है। असल में ये जाहिर ये करता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत है उससे किस हद तक परेशान है और किस हद तक खौफजदा है। तो हमें देखना यह है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 8 तैयारे जो एयर पावर का बैलेंस है उसको तो शिफ्ट नहीं कर सकते, मगर इसकी एक तारीख है, और वह तारीख ये है कि अब जब हम JF-17 भी बना रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान ने भी इसी तरह का एक मंसूबा जो है उस पर वो अमल कर रहा था, LCA के नाम से, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको आज वो तेजा के नाम से पुकारते हैं, मगर वो जहाज बुरी तरह नाकाम हो गया। अब JF-17 जो हमने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये कि उसको हमने रिकॉर्ड टाइम में बना लिया, 2.5 साल में सिर्फ उसको उड़ाया, और पूरी दुनिया को हैरत ज़दा हमने कर दिया, क्योंकि वो जहाज हमारी सोचों से और दुनिया की सोचों से कहीं ज्यादा काबिलियत में नजर आया। और आज उसकी हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में जितने भी मेन एयर शोज हैं वहां उसे इनवाइट किया जाता है और बहुत लोग उससे इंप्रेस्ड हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक उसके ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। एक तो ये वजह है। लतीफ साहब, ये जो हम देखा है कि श्रीलंका, कतर और बहुत से ममालिक जो उसके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये जब हम जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 को बेचते हैं तो इसको बेचने का जो रेवेन्यू और पैसा है वो हमें मिलता है या हम चाइना के साथ स्प्लिट करते हैं? डॉक्टर साहब, हम को प्रोड्यूस करेंगे इसको, हम पार्टनर्स हैं, उसमें 58% इसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के हिस्से में है और 42% चाइना के हिस्से में है, और अकॉर्डिंगली हम उसको शेयर करेंगे जो भी उसके रेवेन्यूज होंगे। कमिंग बैक टू द F-16 जिसके आप पायलट भी रहे और इस डील को भी आपने देखा है, लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो फ्लाइंग फैल्कन्स F-16 है ये 70 की दिहाई का, 1970s की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, और जिस वक्त आपने इसकी डील की है 2006 और 8 में जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में, तो उस वक्त अमेरिका ने F-35 जो फैल्कन 35 है उसको बनाना शुरू कर दिया था। वो डील आपने नहीं की और ये 40 साल पुराने जहाजों की डील आप लोगों ने कर ली। डॉक्टर साहब, वो JSF जो है उसकी डील हम उस वक्त नहीं कर सकते थे। पहली बात तो ये कि उस वक्त वो अभी अंडर डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन में वो काफी देर बाद गया। दूसरा ये कि वो इतना एक्सपेंसिव जहाज है कि आज भी दुनिया में उसके ऑर्डर्स किसी ने प्लेस नहीं किए। वो बमुश्किल अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसको खरीदने की कोशिश कर रही है, कुछ ऑर्डर्स भी हैं उसके, मगर वो इतना महंगा होने की वजह से उसके बाहर से कहीं ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि उसी के मुकाबले में
रूस ने भी और चीन ने भी अपने जहाज तैयार किए हैं, तो हमारे लिए बेहतर ये होगा, और तब से हम इसी बात को डिस्कस करते रहे, क्योंकि JF-17 ने हमने उनके साथ मिलकर बनाया। मैं ये समझता हूं कि JF-17 के लिए को प्रोडक्शन की जो मशीनरी हमने खरीदी और आज हमने वो कामरा में इंस्टॉल कर रखी है, जिसके तहत हम JF-17 का 58% हिस्सा बनाने के काबिल हैं, हमें वही अप्रोच लेते हुए। सर, ये बहुत जबरदस्त है कि 58%, यानी पाकिस्तान के लोगों को पता चल रहा है कि 58% जो प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि 58% प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें पाकिस्तान के पास है। लेकिन इस मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो F-16 का तैयारा है जिसका झगड़ा इस वक्त है, कमिंग बैक टू द F-16, इसकी क्या कैपेबिलिटीज है? ये मल्टी रोल प्लेन है, इंटरसेप्टर भी है, बॉम्बर भी है, किस किस्म का तैयारा है? डॉक्टर साहब, ये JF-17 भी मल्टी रोल है, यानी वो फाइटर भी है, बॉम्बर भी है। आजकल जो जहाज बनते हैं वो सारे मल्टी रोल ही हुआ करते हैं, और जो चीजें, जो खुसूसियात F-16 की हैं वही सारी की सारी JF-17 में भी हैं। JF-17 भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है, JF-17 भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लेकर चलता है, JF-17 में भी स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो कि हमारी कैपेबिलिटी है उनको डिलीवर करने की उसके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी उसके पास भी है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो हमने F-17 इसका नाम रखा था, उसमें मेरा ही प्रपोज किया हुआ यह नाम था, और हमने F-17 इसको इसलिए कहा कि F-16 से हम एक दर्जा ऊपर हम समझते हैं कि यह जहाज है। जे इसके साथ ऐड किया चाइना की रिक्वेस्ट पे, जे का मतलब है ज्वाइंट, सो इसको हमने कहा ज्वाइंट फाइटर 17। थोड़ा सा ये बता दें सर, कमिंग बैक, ठीक है, मैं आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मुझे ये मेन स्टे हमारी क्या है? मेन स्टे इस वक्त हमारे पास कोई 74 या 76 F-16 है, जिनमें से बहुत सौ को टर्की के जरिए मॉडर्नाइज किया गया है, जॉर्डन से भी हमने लिए हैं। हिंदुस्तान बार बार हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग उसका लिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन स्टे है जो वो JF-17 है या F-16 है पाकिस्तानी एयरफोर्स का? डॉक्टर साहब, आपकी बैकबोन जो है वो JF-17 है और यही रहेगी, और हमारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक। कितना JF-17 हम इंडक्ट कर चुके हैं? कितने JF-17 हम डाल चुके हैं? हम 100 के करीब पहुंच गए हैं, और इसको हमने मजीद बढ़ाना है। और JF-17 की अप्रोच वही है जो आपने F-16 की बात की। F-16 आज क्यों रेलेवेंट है, क्यों कैपेबल है? क्योंकि वो ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच थी, वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड किया जाता रहा, नई टेक्नोलॉजी उसमें इंडक्ट की जाती रही, लिहाजा F-16 आज भी पोटेंट जहाज है। यही अप्रोच हमने JF-17 में अडॉप्ट की। JF-17 ब्लॉक 1 जो है वो ऑलरेडी बन चुका, ब्लॉक 2 हम तकरीबन मुकम्मल कर रहे हैं, और इसके बाद ब्लॉक 3 होगा। यानी जो जो चेंजेस आएंगी, जो जो अपग्रेड्स आएंगी, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, हमने उसका डिजाइन और आर्किटेक्चर इस तरह का बनाया है कि नई टेक्नोलॉजी उसके साथ इंटीग्रेट करते जाएंगे। लिहाजा ये जहाज बहुत देर तक। मार्शल साहब, जो हिंदुस्तान का मेन स्टे क्या है? उनके पास लेटेस्ट रशियन है, सुकोई 35 तो नहीं है उनके पास? नहीं, उनका जो मेन स्टे है वो तो ये सू जहाज है ना जी, Su-20 लिया, उसके बाद Su-30 जिसको आप सुकोई कह रहे हैं, और वो लेटेस्ट है। उन्होंने अभी तक Su-35 की डील उनसे नहीं की, बल्कि उससे हटकर अब वो रफाल जहाज जो है, यूरोपियन जहाज है, वो उस तरफ जा रहे हैं। एयर मार्शल साहब, ये इसमें पैसों का भी है सर। ये मसला जो सेनेटर हैं बॉब कॉर्कर, जो उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी के हेड हैं अमेरिका के, उन्होंने जो खत लिखा उस पर प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तान को ये फॉरेन फंडिंग से नहीं देना चाहिए, जो फॉरेन मिलिट्री फंडिंग होती है FMM, उससे नहीं देना चाहिए। तो ये जहाज जो हैं, जो 8 जहाज हैं, अगर हमें ये $700 मिलियन के लेने पड़ते हैं अपने पैसे से, फिर ये अच्छी डील है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं कि ये महंगा सौदा है। $700 मिलियन अगर हमें सारे पैसे नेशनल फंड से देने हैं, तो आज वो सिचुएशन नहीं है जब हमने 18 जहाज लिए थे, उस वक्त सिचुएशन और थी। तो हमें बजाय इसके, हमें अगला नेक्स्ट जनरेशन का जहाज जो चाइना बना रहा है, हमें उस तरफ ज्यादा देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये 8 जहाज लें और सारे का सारा पैसा नेशनल फंड में से दें। ये डील अच्छी उस वक्त होगी अगर हमें वो FMF में से, यानी फॉरेन मिलिट्री फंड जो हैं, उसमें से अगर हमारी मदद करें और एक लार्जर पोर्शन इस 700 मिलियन का अगर हमें उसमें से दें, तो फिर यह डील ठीक होगी। और अगर ऐसा नहीं है, सारा नेशनल फंडिंग में से जाना है, तो मैं नहीं समझता कि यह डील जो है हमारे लिए आइंदा बहुत बेनिफिशियल होगी।
अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने वजाहत कर दी. अब थोड़ा हम इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन पे चले जाएं. मेरे हाथ में हिंदू अखबार की भी रिपोर्ट है इसी के खिलाफ और इंडियन एक्सप्रेस की भी है, और उसको सर जब मैं लाइन बाय लाइन देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की डिसीजन मेकर्स को ये परवाह नहीं है कि 8 F-16 से कोई बैलेंस ऑफ पावर जो है, एयर पावर, वो बदल जाएगा. वो दो तीन चीजों की तरफ देख रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये फैसला जो है ये एक बड़ा सिंबॉलिक फैसला है. इससे ये पता चलता है कि हेडले के हवाले से, पठानकोट के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से हिंदुस्तान ने जो कुछ भी प्रोपेगेंडा किया है या जो पोजीशन इख्तियार कर रखी है उससे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन नजरअंदाज कर रही है. हिंदुस्तान की तमाम तर जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चपाता थप्पड़ मार डाला है और 500 उंगलियों के निशान वहां पे नजर आ रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया है. दूसरी उनको यह परेशानी है कि अगर अमेरिका ये सिंबॉलिज्म करता है तो फिर फ्रांस, बर्तानिया और रूस, जिससे कि पाकिस्तान जो है JF के इंजन लेना चाह रहा है रशिया से, गालिबन RD-93 उसको कहते हैं, तो ये तमाम ममालिक जो हैं ये एनकरेज हो जाएंगे. तो वो इसलिए चाहते हैं कि इतना शोर मचाया जाए कि बाकी सारी दुनिया को रोका जाए ताकि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन ना करे. आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, एक तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको रद्द कर दिया है. पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में अब ऐसी बन गई है कि हम एक सेंट्रल स्टेज पे हैं. खासकर अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को पाकिस्तान का साथ हर सूरत देना है. तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है. जहां तक यूरोप और अमेरिका का JF-17 में मदद का मामला है, देखें पहली बात तो ये कि अभी भी हमने जो कुछ JF-17 में लगा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप ऑफ द लाइन है. अगर कल हमें JF-17 का कोई वेरिएंट बनाना है, जैसे F-16 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जिस मुल्क को जो वेरिएंट चाहिए उसके मुताबिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना दी जाती है, तो उस वेरिएशन के सिलसिले में अगर हमें मदद इर्द गिर्द के मुल्कों से मिलती है तो हम उसको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ये खुद ही हमें मदद देने को इसलिए तैयार हो जाएंगे कि अब वो JF-17 को रोक नहीं सकते. हमारी कैपेबिलिटी हमने पूरी कर ली, हमें कोई थ्रेट नहीं कर सकता. वो वक्त गुजर गया जब 90 की दहाई में अमेरिका ने भी हमारे ऊपर JF-17 की पाबंदियां लगाई थी और हम बड़े मुश्किल वक्त में से गुजरे थे. अब ऐसा नहीं है और इसी के तहत हमने JF-17 बनाया कि ताकि ये आइंदा सैंक्शंस और इस तरह की चीजें हमें, हमारी एयरफोर्स को इफेक्ट न करें. और एयरफोर्स जैसे आपको मालूम है कि एयर पावर अब एक डिसाइसिव फैक्टर बन गया है किसी भी बैटल में. तो एयर पावर अगर हमारी कोई खराब करता है, अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारी तो फाइटिंग कैपेबिलिटी पे बहुत बुरी तरह इसका असर पड़ेगा, जो कि इंशाअल्लाह अब नहीं होने जा रहा. एक आखिरी सवाल अगर मुझे आप बता दें कि हमारा जो मेन स्टे है डिफेंस का वो एयर पावर है या हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी है? नहीं डॉक्टर साहब, मिसाइल कैपेबिलिटी मेन स्टे कभी भी नहीं हो सकता. ये हमारी एयर पावर है. जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो आपका एक डिफेंसिव वेपन है, जो एयर पावर है वो आपका एक ऑफेंसिव वेपन है. और आज तक आप देखिए, अगर मिसाइल कैपेबिलिटी से काम होते तो अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट कर ली. क्या उन्होंने एयर पावर पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया? आज भी JSF और F-22 जो कि लीडिंग जहाज हैं दुनिया के, उसके ऊपर कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च किए गए हैं. तो अमेरिका एक ट्रेंड सेटर है. ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं, ये स्ट्रेटेजी सोच समझ कर बनाई जाती है. तो मिसाइल जो है वो एयर पावर का ना तो नेमल बदल है और ना ही वो मेन स्टे है. मेन स्टे आपके आज भी लेटेस्ट जनरेशन जहाज हैं और आने वाले वक्तों में मैं नहीं देखता कि इनका सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है. बहुत शुक्रिया एयर मार्शल शाहिद लतीफ, जो जाती तौर पे ना सिर्फ जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 के प्रोजेक्ट हेड रहे, उसको उन्होंने देखा, इसी तरह से डील पाकिस्तान ने की 2006 और 7 में F-16 जहाज तैयारों की, लड़ाका तैयारों की, उस डील को भी करने में उनका रोल था. वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एयरफोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है और F-16 और जो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है वो कैसे मेन स्टे हैं इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के. लेकिन इस डिस्कशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समझना बहुत जरूरी है कि 8 F-16 तैयारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एयर बैलेंस ऑफ पावर है एयर कॉम्बैट में, उसको अल्टर या बदलते नहीं है. हिंदुस्तान की हुकूमत के बाबला के पीछे एक लार्जर पॉलिटिकल रियलिटी है. उनकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन यह है कि पाकिस्तान को मगरब से और दुनिया से आइसोलेट रखा जाए, और उनको खदशा यह है कि अमेरिका की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जहाज बेचने का जो ये सिंबॉलिक एक्ट है, ये पाकिस्तान की आइसोलेशन को खत्म करता है. और इससे लगता है कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी का जो ऑफेंसिव है, दहशतगर्दी के हवाले से, पठानकोट के हवाले से, हेडले और के हवाले से, वो सब जो है वो नाकाम होता उनको नजर आता है. यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है. एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि पंजाब ने अब तक जो खर्चा किया है 3 अरब से ज्यादा अपने स्कूलों और कॉलेजों को महफूज बनाने के लिए, उसमें पंजाब की हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है और क्या चैलेंजेस हैं. आफ्टर द ब्रेक.
नाज़रीन, वेलकम बैक। दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे दहशतगर्दी के खौफनाक हमले के बाद पंजाब हुकूमत अब तक 3 अरब से ज्यादा रकम खर्च कर चुकी है पंजाब के तूल अर्ज में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को महफूज बनाने के लिए। यह रकम मख्तस की गई थी ताकि बाउंड्री वॉल्स बनाई जाएं, वॉक थ्रू गेट्स हों, मेटल डिटेक्टर्स हों, सीसीटीवी कैमरास हों और ट्रेन गार्ड्स हों। लेकिन रोजनामा दुनिया ने एक दिन पहले और उसके नुमाइंदा हसन रजा ने अपनी एक रिपोर्ट में, जो कि रोजनामा दुनिया के फ्रंट पेज पे छपी, ये दावा किया है कि बावजूद इस खर्चे के, बावजूद इसके कि 3 अरब से ज्यादा रकम जो है वो खर्च हो चुकी है, 60% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें हालात इंतहाई नाकस हैं सिक्योरिटी के। जहां तक बाउंड्री वॉल का ताल्लुक है, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स, सीसीटीवी कैमरास और गार्ड्स अव्वल तो है ही नहीं, और जहां हैं वहां वो अक्सर ये चीजें काम नहीं करती हैं। बहुत सी जगहों पे ट्रेंड और प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स के बजाय माली या सफाई करने वाले जो हैं ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हसन रजा का और रोजनामा दुनिया का ये दावा है कि 46 के करीब अब तक इस पे इजलास हो चुके हैं वजारत दाखिला के, मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें से कम 11 ऐसे हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर वजीर आला जो हैं पंजाब के जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो खुद बनफ्स नफीस शरीक हो चुके हैं। हाल ही में इस किस्म की एक और मीटिंग भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हालात बहुत ही खराब हैं। हसन रजा मेरे साथ हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करने की जरूरत है, हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है हुकूमत पंजाब की। हसन रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन रजा, ये जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो रोजनामा दुनिया में छपी है, ये कब हुई है? जी, ये जब ये छुट्टियां दी गई थी, तालीमी इदारों को बंद किया गया था सानिया बादशाह खान यूनिवर्सिटी के बाद, उसके बाद वजीर आला पंजाब की सरबराही में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम तर तालीमी दरसगाहों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जायजा लिया गया और उसकी रिपोर्ट्स, जो स्पेशल ब्रांच भी और आईबी की रिपोर्ट्स भी डिस्कस की गई। उसमें यह चीजें बताई गई कि अब तक 4607 इंतहाई हसास और हसास कैटेगरी में आने वाले स्कूल्स, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज, उनकी बाउंड्री वॉल्स ही मौजूद नहीं है। और उसमें बताया गया कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो 65% जो है वो काम करना ही छोड़ गए हैं। और उसी मीटिंग में यह भी बताया गया कि 33.28% इंतहाई हसास और 53.73% हसास कैटेगरी में आने वाले सीसीटीवी कैमरों में, वहां पे जो तालीमी इदारे थे उनमें सीसीटीवी कैमरे ही लगाए नहीं गए। सूरत हाल ये है कि उस मीटिंग में ये बताया गया कि जो पैसे खर्च किए जाते रहे उनको गैर जरूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, उसमें उसको मिसिंग फैसिलिटीज के नाम पर दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मसलन क्या, यानी यदि आपने जो दावा किया है, आपकी जो रिपोर्ट कहती है कि 3 अरब से ज्यादा रकम जो है वो हुकूमत पंजाब खर्च कर चुकी है, तो क्या यह सवाल नहीं उठा, जबकि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे, तो यह सवाल नहीं उठा कि इतनी बड़ी खतीर रकम जो है 3 अरब से ज्यादा की, उसका फिर खर्चा हुआ क्या है अगर 60% स्कूलों में चीजें हैं ही नहीं? नहीं, उस मीटिंग में जो बात की गई उसमें तो ये कहा गया कि राना सलाउल्लाह साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने तो ये कहा कि हम इस पे मजीद फंड लगाने को तैयार हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी मामला को बेहतर बनाना होगा। लेकिन सूरत हाल ये कि शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग में ये कहा कि जो पहले पैसे लगाए गए हैं उसकी डिटेल और उसका ऑडिट करवाया जाएगा। तो उस टाइम मौजूद थे सेक्रेटरी स्कूल अब्दुल जब्बार शहीन और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर इरफान अली। उन्होंने ये कहा कि इसके ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वहां पे जो काम करना छोड़ गए उसको हम तब्दील कर लेते हैं। अगर कोई जहां पे सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं है वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बना लिया जाएगा। जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मैं यहां पर सेक्रेटरी की सतह पर, जिसमें सेक्रेटरी शामिल होंगे, उनकी सतह पर एक कमेटी तश्कील दे देता हूं जो यहां पर तालीमी इदारों, तालीमी दरसगाहों की, जिसमें सरकारी स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, जो हसास करार दिए गए हैं, इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेगी और उसकी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अभी वज़ीर आला पंजाब को मौसूल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने 2 अहम इजलास किए। लेकिन सूरत हाल यह है कि अभी तक इजलासों में यही कार्रवाई दी जाती रही कि हम सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर बना रहे हैं, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने यह बिल्कुल हुकूमती भांडा फोड़ा, और आईबी की रिपोर्ट ने भी यह भांडा फोड़ा कि जो हम सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर बनाने के दावे कर रहे हैं ये बिल्कुल ये गलत है, और सरकारी जो रिपोर्ट दी जाती है वो दुरुस्त नहीं है, इससे भी हालात खराब हैं। और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है स्पेशल ब्रांच की जानिब से, वो ये कहा गया कि पंजाब के तालीमी
اداروں میں 59 پوائنٹ سے زائد جو تعلیمی درسگاہیں ہیں ان کی سیکیورٹی بہتر نہیں ہے، اور انتہائی حساس تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بھی بہتر نہیں ہے. اور لیکن حسن رضا، آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 46 اجلاس ہو چکے ہیں وزارت داخلہ کے، 11 اجلاس میں خود چیف منسٹر آ چکے ہیں، بہت سے اجلاس میں چیف سیکرٹری جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ہوم سیکرٹری کی صدارت میں بھی اجلاس جو ہیں ہوئے ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اور 60% اسکولوں، یہ اسی آخری میٹنگ میں، یہ جو اب میٹنگ ہوئی ہے باچا خان یونیورسٹی کے بعد، اس کے بعد یہ چیز منظر پہ آئی ہے کہ 3 ارب روپے تو خرچ ہو چکے ہیں لیکن 60% اسکولوں کے ناگفتہ حالات ہیں، وہاں پہ کوئی حالات نہیں ہے. یہ جو باقی سارے اجلاس ہوئے ہیں اس میں یہ چیز جو ہے وہ چیف منسٹر کے سامنے آ ہی نہیں سکی ہے. چیف سیکرٹری نے کیا کیا، جو سیکرٹری ہوم ہے انہوں نے کیا کیا، جو وزیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ڈیفیکٹو وزیر ہیں وزارت داخلہ کے، انہوں نے کیا کیا، جو ایجوکیشن کے وزیر ہیں رانا مشہود خان صاحب انہوں نے کیا کیا، وہ سارے ٹائم پیریڈ میں کیا ہوا؟ جی، جو پہلے اجلاس کیے جاتے رہے اس میں تمام جو تعلیمی ادارے تھے ان کے سربراہان کو کچھ کو بلایا گیا تھا، ماہر تعلیم کو بلایا گیا تھا، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے پولیس کو بلایا گیا تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ کے آفیسر شامل تھے، اسپیشل برانچ کے آفیسر شامل تھے، اور رانا مقبول صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے چیف منسٹر کے وہ بھی شامل تھے. انہوں نے 20 نکات بنائے اور 20 نکات پر ہی بریفنگ دی جاتی رہی اور بتایا جاتے رہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سینسیٹیو ہے، یہ دہشت گردی خدشات کے پیش نظر یہاں پہ سیکورٹی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن صورتحال یہ کہ اس پہ صرف یہ کہا جاتا رہا پہلے جو اجلاس ہوئے 10 اجلاسوں میں کہ ہمیں مزید پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید پیسے جاری کر دیے جائیں. فائنانس سیکرٹری نے پیسے جاری کر دیے لیکن صورتحال یہ امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی، جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی، یہ وہاں سٹینڈ کرتا ہے کہ وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی اپنی جو انہوں نے بیوکریسی اپوائنٹ کی ہوئی ہے، جو انہوں نے اپنی انتظامیہ جو حکومتی عہدیدار وزراء کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ کس حد تک اس پہ امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن یہ تو بالکل بے نقاب ہو گیا اس اجلاس میں جب انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو انتظامیہ ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، وہ آپ ہی کے احکامات کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے. گزشتہ روز جب میں نے رانا مشہود صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے پی اے کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس سسٹم پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ رانا مشہود صاحب ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں مصروف ہیں. وہ اعلیٰ سطحی اجلاس کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نیب کے حوالے سے جو ان کی انکوائری چل رہی ہے اس حوالے سے معاملات چل رہے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو کروڑوں بچے جو پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی سیکیورٹی ان کو بہتر، ان کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے رانا صاحب ظاہر ہے اپنے مقدمات میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ آپ نے یقیناً پولیس کے سینئر افسران سے بھی آپ نے بات کی ہوگی، بیکاز اتنا بڑا صوبہ ہے، 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس میں 50,000 سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں، 30-40 ہزار اس میں نجی اسکول بھی ہیں. تو اس قسم کے اسکولوں کو اسکول بائی اسکول اس کی شاید حفاظت کرنا شاید ممکن نہ ہو، جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ باؤنڈری والز نہیں ہے، CCTV کیمرے نہیں ہے، واک تھرو نہیں ہے، میٹل ڈیٹیکٹرز نہیں ہے، پراپر گارڈ نہیں ہے. یہ واقعی کی بہت بڑا لاجسٹیکل نائٹ میئر ہے اور وزیر اعلیٰ اگر کرنا بھی چاہیں تو شاید یہ چیز مشکل ہوگی. لیکن جو ایک اوور آل کوارڈینیشن ہوتی ہے پولیس کے درمیان، انٹیلیجنس کے درمیان، وزارت داخلہ کے درمیان، وزارت ایجوکیشن کے درمیان، اس کے حوالے سے آپ نے پولیس سے پوچھا کہ آخر پلان ہے کیا؟ اگر اسکول بائی اسکول ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اوور آل اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے یہ بات اٹھائی ہے؟ جی بالکل اٹھائی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کا موقف بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 28 مراسلے جاری کیے ہیں، 28 دفعہ احکامات دیے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے سربراہان، سرکاری تعلیمی اداروں کے سربراہان اپنی سیکیورٹی بہتر بنائیں، اور ہم نے ان بنیاد پر دیے جو ہم نے حساس اداروں سے رپورٹ موصول ہوئی، ہمیں ان کی بنیاد پر ہم نے ان کو 20 نکاتی ایجنڈا بھی بنا کے دیا. ان نکات میں ہم نے بہتر بنانے کے لیے احکامات دیے اور پولیس کے جو آفیشلز ہیں، IG پنجاب ہیں، ایڈیشنل IG ہیں، CCPOs ہیں، DPOs ہیں، ان کو بھی بہتر بنانے کے لیے احکامات دیے. صورتحال یہ ہے کہ پولیس آفیسر CCPO لاہور امین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے، لیکن جب تک انتظامی عہدیدار ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، DIG آپریشن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ جو تعلیم کے سربراہان ہیں، تعلیم کے سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، EDO ہیں، دیگر پولیس محکموں کے ہیڈ ماسٹرز ہیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں، ہمارے تک ہم سے مل کے کوئی تعاون نہیں کریں گے اس ٹائم تک یہ سیکورٹی بہتر نہیں بنا سکتے. ہم نے اپنی سطح پر ہم نے سیکورٹی بہتر بنائی ہے، ہم نے اپنی سطح پر یونیورسٹی کے ارد گرد ناکے لگا کے سیکورٹی بہتر بنا رہے ہیں. مجھے سر جو کنسرن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ویورز کو پتہ چل جائے، ہم ایک طرح سے نوٹیفائی کر دیں، نوٹس ہم دے دیں. جو کنسرن ترین لوگ ہیں اس میں اس وقت سیکرٹری داخلہ کون ہے پنجاب کے؟ جی سیکرٹری داخلہ میجر اعظم سلیمان ہے. اور سیکرٹری جو ہیں سکولز کے وہ کون ہیں؟
جی سیکرٹری اسکول ڈاکٹر عبد الجبار شہین ہیں اور یہ اس ٹائم ٹریننگ پر ہیں، لیکن یہ جو تمام تر تعلیمی اقدامات ہیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کا سیکرٹری اس ٹائم موجود نہیں، وہ ایک طرف ٹریننگ لیتے ہیں اور شام کو چند گھنٹے بیٹھ کے تعلیم کے معاملات حل کرتے ہیں۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے عرفان علی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ جو سیکرٹری داخلہ ہیں پنجاب کے، جو سیکرٹری سکولز ہیں، جو ہوم منسٹر ہیں، وہ تو خود ہیں چیف منسٹر، لیکن ڈیفیکٹو رانا صاحب ہیں، جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں رانا مشہود ہیں، ان سب کے درمیان اور انٹیلیجنس اور پولیس کے درمیان ایک بہتر کوآپریشن کوآرڈینیشن چاہیے، ورنہ شاید انڈیویجولی سکولز کا یہ کوئی ایسا وہاں پہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جو تحقیق آپ نے کی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ انٹیلیجنس میں، پولیس میں اور وزارت داخلہ کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن کا پلان ہے؟ نہیں جی، ان میں رابطوں کا فقدان ہے اور یہ جب تک رابطے بہتر نہیں ہوں گے اس ٹائم تک یہ سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ بہت شکریہ حسن رضا جنہوں نے اس پہ تحقیق کی، ان کی روزنامہ دنیا میں یہ ریسرچ جو ہے وہ چھپی بھی ہے، ساری بہت ہی اہم سوالات ہیں جس کی طرف ہم نے نشاندہی کی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز میں، متحدہ عرب امارات میں جو نئی وزارتیں کریٹ کی گئی ہیں، منسٹری آف ہیپینس اور منسٹری آف ٹالرنس، اس کے لیے اس کے اندر وہ کیوں کی گئی ہیں اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس میں کس قسم کا ایک پیغام ہے، کیا میسج یہاں پہ آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اس ہفتے مشرق وسطیٰ میں ایک بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی جب متحدہ عرب امارات کے پرائم منسٹر اور دبئی کے رولر شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے بعد 5-6 نئی منسٹریز کا انہوں نے اعلان کیا، جس میں ایک منسٹری آف ہیپینس یعنی خوشی کی منسٹری اور ایک منسٹری آف ٹالرنس بھی تھی۔ دبئی کو ایسا کیوں کرنا پڑا؟ متحدہ عرب امارات کے کیا محرکات ہیں؟ اس پہ مختصراً بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتا ہوں۔ برطانوی مصنف جے کے رولنگ کی مشہور ناول سیریز ہیری پوٹر سے واقف لوگوں نے منسٹری آف میجک کا نام تو سن رکھا ہے، وہ تو تھا ایک فرضی کردار، لیکن اب حقیقت میں خلیجی ملک متحدہ عرب امارات میں کچھ دلچسپ وزارتوں کا اعلان کیا گیا، جیسے کہ منسٹری آف ہیپینس اور منسٹری آف ٹالرنس۔ متحدہ عرب امارات کے پرائم منسٹر اور دبئی کے امیر شیخ محمد بن راشد نے پچھلے ہفتے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے 8 نئی وزارتوں کا اعلان کیا۔ خوشگوار بات یہ ہے کہ ان نئی منسٹریوں میں سے 5 خواتین کو سونپی گئیں، جن میں عہود الرومی کو منسٹر آف اسٹیٹ فار ہیپینس، جبکہ شمع المزروعی کو منسٹر آف یوتھ افیئرز نامزد کیا گیا ہے۔ شیخ لبنہ القاسمی کو منسٹر آف ٹالرنس کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ورکنگ ویمن کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ورلڈ ایکسپو 2020 کی تیاریاں عروج پر ہیں، جس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر مال آف دی ورلڈ بھی دبئی میں بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حال ہی میں سعودی عرب میں بھی ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی، جب 2015 میں میونسپل کونسل انتخابات میں 18 خواتین نے الیکشن جیتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہاں خواتین کو الیکشن میں کھڑے ہونے اور ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے سعودی شورا میں 30 خواتین کی شمولیت بھی ایک اور طلب بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس خطے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حال ہی میں سعودی عرب میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں مقامی پارٹنر کے بغیر قانون سازی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ شاید اس تبدیلی کا تعلق حال ہی میں ایران کی مغربی ممالک سے ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کے نتیجے میں معاشی پابندیاں اٹھانے سے ہو، جس کے بعد بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت کے لیے ایران آزاد ہوگا۔ خطے میں ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کے محرکات کو سمجھنا پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ ناظرین رپورٹ تو آپ نے دیکھی ہے، لیکن جو کچھ دبئی یا متحدہ عرب امارات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی ویکیوم میں نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں، اس کے محرکات ہیں، اور 3 فیکٹرز میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایران جو اس کی مغرب کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ ایران جس کے ساتھ 35 برس سے سعودی عربیہ اور جی سی سی کی تمام ہی کنٹریز کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، وہ ایران جب اب فرانس اور اٹلی جاتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں 110
एयरबसेस खरीद लेता है तो पूरे के पूरे जीसीसी कंट्रीज का ढांचा जो है वो मुतासर होता है। यहां एक बड़ी फिक्र लाहक है कि आपको तब्दीली लानी पड़ेगी मगरब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रवाबत पे रखने के लिए, और ये जो प्रेशर है ये उस दूसरे फैक्टर से जाके मिलता है, और वो दूसरा फैक्टर गुज़िश्ता 15 बरस से 9/11 के बाद से होने वाली मगरब की डिबेट है, जहां मगरब की हुकूमतें, अमेरिका और यूरोप की हुकूमतें, वहां का मीडिया, ज़राए इब्लाग, वहां की सिविल सोसाइटी और वहां के थिंक टैंक्स मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज और अरब ममालिक में डेमोक्रेसी की जरूरत है, यहां जमहूरियत लानी है, यहां जो ये शख्सी हुकूमतें हैं, ये जो मोनार्कीज हैं, इनको अब खत्म होना है, यहां पर डेमोक्रेसी की जरूरत है। एक कंसेशन जरूर हुई है अरब स्प्रिंग से पहले और अरब स्प्रिंग के बाद, और वो ये है कि अमेरिका के थिंक टैंक्स ने, हुकूमतों ने ये मान लिया है कि अगर फौरी तौर पर डेमोक्रेसी आएगी जैसे कि इजिप्ट में हुआ या लीबिया में हुआ, तो इस्लामिस्ट्स को, जो मजहबी इंतहा पसंद है, उनको फायदा पहुंच सकता है। उसका हल यह है कि मगरबी हुकूमतें और वहां के थिंक टैंक्स और इदारे और ज़राए इब्लाग की डिमांड करते हैं कि अरब ममालिक और जीसीसी कंट्रीज अगर फुली डेमोक्रेटाइज नहीं हो सकते, मोनार्कीज से मूव करके पार्लियामेंट्स खड़ी नहीं कर सकते, तो कम से कम इन्हें अपने आप को लिबरलाइज करने की जरूरत है। यही वजह है कि आप एक लिबरलाइजेशन की क्वेस्ट आपको दुबई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, कतर में, और आप देखेंगे कि सऊदी अरब में भी ख्वातीन की पार्टिसिपेशन के साथ आपको एक लिबरलाइजेशन की क्वेस्ट जो है नजर आएगी। ये ट्रेंड अगले चंद महीनों और सालों में आप बहुत शिद्दत से, बहुत तेजी से बढ़ते देखेंगे। लेकिन एक तीसरा भी फैक्टर है नाजरीन जो बड़ा ही अहम है, वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में जो तेल की कीमतें गिरी हैं और जो तेल की अवेलेबिलिटी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसका ताल्लुक अमेरिका में शेल गैस और शेल गैस से बनने वाले ऑयल से है, उसने अब अमेरिका के लिए, इस वक्त अमेरिका की अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 9 मिलियन बैरल्स अ डे से ज्यादा है, और अमेरिका की अब पॉलिटिकल जो डिपेंडेंस थी मशरक़े वुस्ता के तेल के ऊपर, वो नहीं है। इस वक्त सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज की यह भी कोशिश है कि तेल की सप्लाई इतनी बढ़ाएं, उसकी कीमतों को इतना कम रखें कि अमेरिका में शेल इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिटेबल ना रहे। लेकिन अमेरिका साबित कर चुका है कि अब उसके पास रिजर्व है, कैपेसिटी है, अल्टरनेटिव है, और उसको मशरक़े वुस्ता की तेल की मंडियों पर वो उसकी रिलायंस और डिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी मशरक़े वुस्ता की हुकूमतों के साथ बहुत सख्ती के साथ डील कर सकते हैं, वहां पॉलिसी चेंजेस डिमांड कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो चुका है। ये वो 3 फैक्टर्स हैं। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि जीसीसी कंट्रीज और मशरक़े वुस्ता के ममालिक ने इस चैलेंज को समझा है, परसीव किया है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी तो बड़े चैलेंजेस देखे। यमन के क्राइसिस के बाद पाकिस्तान पे जो दबाव पड़ा, सीरिया के क्राइसिस और आईएसएस का जो, दाइश का जो राइज है, और फिर सऊदी अरेबिया की ये डिमांड ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से कि 34 ममालिक की एक मुस्लिम फौज कायम की जाए, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को भी अपने मिनिस्ट्रियल सेटअप में तब्दीली लानी होगी। और 2 इसमें हम समझते हैं बहुत ही अहम है। एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसमें हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक फुल फ्लेज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होना चाहिए, बल्कि 3 कम से कम स्टेट मिनिस्टर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में होने चाहिए। एक हिंदुस्तान और पूरे सार्क के रीजन को डील करने के लिए, एक स्टेट मिनिस्टर मशरक़े वुस्ता और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, जो अरबिक स्पीकिंग ममालिक हैं, उनको डील करने के लिए, और जितने डिप्लोमेट, मिलिट्री ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन और ट्रेड ऑफिसर्स पाकिस्तान यहां इस रीजन में तैनात करे, वो फ्लुएंट होने चाहिए अरबिक स्पीकिंग में। ये बड़ी मस्ट एक कंडीशन है। और तीसरा स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स का वो जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मामलात को डील करे, और ये तीनों रिपोर्ट करें एक फुल फ्लेज फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर को। हम भी समझते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करना हो, जिस तरह से मैंने कहा, तो ऐसे कैपेबल, ज़हीन और समझदार लोग मौजूद हैं पीएमएलएन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के पास, जिनको प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं, और इसी तरह मखदूम खुसरो बख्तियार और अवैस लगारी जो पहले क्यू में थे लेकिन अब पीएमएलएन ज्वाइन कर चुके हैं, इन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी डांस में मुनासिब समझें और बाहर से किसी को लाना चाहें, तो फिर मुशाहिद हुसैन सैयद से बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकती। अब आते हैं दूसरी बड़ी अहम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ, कि उसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे। जब शेख मोहम्मद ने अपना ट्वीट किया मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस के हवाले से, तो मैंने भी अज़र आहे मजाक एक ट्वीट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भला क्या होगी। उस पर किसी दिलजले ने आगे से ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तान में परवेज रशीद साहब मिनिस्टर ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, तो फिर मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस में भला क्या खराबी है। क्या वजह है कि लोग जो है वो परवेज रशीद साहब को मिनिस्टर ऑफ एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं? इसकी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन हमने बनाई है। खान साहब जो हैं
میرا دل کرتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن جائے. کنٹینر ناکام، لفٹر دھڑام، جنریٹر جام، بس یہی ہے شیطانی سیاست کا انجام. خان صاحب غالباً میں نے اتنے کوٹ نہیں بدلے ہوں گے جتنے باتیں وہ اپنی روز بدل لیتے ہیں. پہلے چراغ بجھا، 2002 میں ان کا بلہ ٹوٹ گیا، 2013 میں ان کا بلہ گم ہو گیا. یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میٹرو ووٹ زیادہ ہے یا پجارو ووٹ زیادہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جوڈیشل کمیشن کا تحفہ جو ہے وہ دیں گے انہیں. انتخاب سے پہلے عمران خان مولا جٹ کی طرح رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور انتخاب کے بعد وہ یملا جٹ بن جاتے ہیں. ناظرین، اب ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس قسم کے 5-6 اور ہی ممالک ایسے بچے ہیں جہاں پہ یہ قدیم زمانے کی منسٹری آف انفارمیشن پائی جاتی ہیں، ورنہ باقی ساری دنیا نے گزشتہ 30، 40، 50 برس میں منسٹری آف انفارمیشن کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے. اور ہندوستان میں جہاں ایک منسٹری آف انفارمیشن پائی جاتی ہے، اس کا جو رول ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس کا جو فنکشن ہے، وہ پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن سے بہت مختلف ہے. پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن محض حکومت کے ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ منسٹری اور منسٹر کام کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی منسٹری آف انفارمیشن دنیا بھر کو اور ہندوستان کے لوگوں کو، وہاں کے شہریوں کو ہندوستان کے بارے میں انفارم کرتی ہے. اس میں بڑا ایک کلیدی رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. اور دونوں ویب سائٹس کے اگر آپ دونوں منسٹریز کی اگر آپ ویب سائٹس پہ ہی نظر دوڑائیں، پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن کی ویب سائٹ کو دیکھ لیں اور ہندوستان نے کیا جو انڈیا پورٹل ہے اور ان کی جو منسٹری آف انفارمیشن ہے، تو آپ کو یہ فرق صاف واضح ہو جائے گا. ہماری ریکویسٹ یہ ہے آنریبل منسٹر پرویز رشید صاحب سے کہ اگلے ہفتے ہمارے لیے ایک سیگمنٹ میں کم از کم وقت نکالیں تاکہ ہم ان سے یہ سمجھ سکیں کہ گزشتہ اندازاً 3 برس میں منسٹری آف انفارمیشن نے کیا اچیومنٹس کی ہیں، انہیں کیسے انہوں نے اس کو ریفارم کیا ہے، وہ ان کا کیا ویژن ہے، وہ اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسے کیسے ریفارم کر کے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لایا جا سکتا ہے. ہم پرویز رشید صاحب سے یہاں بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، فارملی بھی انہیں اپروچ کریں گے. امید ہے کہ وہ ہمیں جوائن کر سکیں اس اہم ڈبیٹ میں، اس اہم سوال کے ساتھ. آج اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.